हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है और जिसमें इससे पहले वाले भाग तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है आवेशों के गुणधर्म का। आवेशों के गुणधर्म में हमने जाना था कि आवेश एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दो समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट गुणधर्म में हमने जाना था कि यदि किसी निकाय का टोटल आवेश हमें ज्ञात करना है तो हम वहां पर सभी आवेशों का बीजगणितीय योग करके उस निकाय का टोटल आवेश ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने जाना था कि किसी एक वस्तु पर अगर हमें टोटल चार्ज ज्ञात करना हो तो उसे हम क्वांटमीकरण के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं, जिसके अनुसार ये था किसी एक वस्तु पर टोटल चार्ज जो होता है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज या पूर्णांक गुणज होता है। उसी के नेक्स्ट गुणधर्म में हमने ये भी जाना था कि आवेश जो है वो एक संरक्षित राशि होती है। इसके बारे में भी जाना था हमने इससे पहले वाले भाग में। नेक्स्ट गुणधर्म की अगर हम बात करें तो वो ये होता है कि अगर आवेश स्थिर अवस्था में होता है या आवेश गतिमान अवस्था में होता है तो उस समय उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी आवेश का जो मान होता है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है या आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसे कहते हैं आवेश की निश्चलता का नियम। इसके अलावा हम इससे पहले वाले भागों में ये भी जान चुके हैं कि अगर आवेश स्थिर अवस्था में हो तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तथा आवेश यदि नियत वेग से गतिमान होता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि आवेश त्वरित गति करता है, यानी आवेश के वेग में परिवर्तन होता है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तथा साथ में ही वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न हो जाती हैं। इन सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं हम इनसे पहले वाले भागों तक। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपना रेगुलर पॉइंट को कंप्लीट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कूलाम के नियम के बारे में कि क्या होता है कूलाम का नियम, किस पर्पस से ये नियम दिया गया था, किससे रिलेटेड था ये नियम। तो जानते हैं आज की क्लास में कूलाम के नियम के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश अवेलेबल हो तो इन दोनों आवेशों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा वो आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगाना प्रारंभ कर देते हैं। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, जो हम जान चुके हैं आवेशों के प्रकार में। यदि ये दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो वहां पर उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। तो आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि इन दोनों आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसका मान हम कौन से फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, यानी इन आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल के सूत्र की उत्पत्ति करेंगे आज की क्लास में। और इस बल के लिए ही वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 में वर्ग व्युत्क्रम नियम का उपयोग करके ये नियम दिया था। तो जान लेते हैं इस नियम के अनुसार कि क्या दिया था उन्होंने ये नियम। तो उन्होंने ये बताया कि अगर ये दोनों आवेश जो हैं वो बिंदुवत आवेश हों और एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तथा स्थिर अवस्था में हो तो इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल का मान, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है तो उनके अनुसार बल का मान डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है इन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, यानी F समानुपाती Q1 Q2। इसे मैं नंबर दे देता हूं फर्स्ट। सेकंड उन्होंने ये बताया कि इनके मध्य जो बल लग रहा है उस बल का मान इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर दूरी दर्शा दी r से, तो यहां पर F का जो मान है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है r स्क्वायर से। इसे दर्शा देता हूं नंबर 2 से। कूलाम के नियमानुसार कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा बल की जो दिशा होगी
वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। या तो दिशा होगी इस प्रकार से आकर्षण रूप में, या होगी इस प्रकार से प्रतिकर्षण के रूप में। ये है कंप्लीट कूलाम का नियम। यहां पर बिंदु आवेश का मतलब ये होता है कि जो आवेश हम यहां पर ले रहे हैं, यानी जो आवेशित वस्तुएं हम ले रहे हैं, अगर उनकी विमाएं इनके बीच की दूरी की तुलना में कम से कम हो, यानी अत्यल्प हो, तो उस स्थिति में हम इन आवेशों को बिंदु आवेश मान सकते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो मिलाने पर हमारे पास फाइनली बन जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बढ़ते हैं इससे आगे और हमारे पास यहां पर F समानुपाती Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर प्राप्त हो चुका है। अब इस फॉर्मूले को हम समीकरण रूप में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि समानुपाती के साइन को अगर हम हटाएंगे तो वहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू लगाई जाती है और वो लगती है उस कंडीशन के अनुसार या उस परिस्थिति के अनुसार। तो यहां पर जो समानुपाती वैल्यू आएगी वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का फाइनल फॉर्मूला होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट जो है उसे बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। नेक्स्ट अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये जो सूत्र प्राप्त हुआ है उसको हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां k जो है वो एक नियतांक ही है जिसे हम बल नियतांक कह सकते हैं, और k बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो है उसे निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है और इसका मान निश्चित होता है, और इसका जो मान होता है वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप यहां पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास ये जो यूनिट है वो एसआई पद्धति में है। तो यहां पर ये जो k है उस k का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास 1/4 पाई यानी 4 इंटू पाई का मान हम जानते हैं 3.14 होता है, और एप्सिलॉन नॉट का मान हमारे पास अवेलेबल है। ये मान हमारे पास यहाँ पर पुट कर देते हैं, और इसको जब हम हल करेंगे तो हल करने पर यानी इस पूरे मान को जब हम हल करेंगे तो हल करने पर k का जो मान मिलेगा वो होगा 9 गुणा 10⁻9। अब चूंकि k और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के विपरीत में है यानी व्युत्क्रम में है, तो ये यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगी। या आप यहां से देख सकते हैं k जब आपके यहां पर रहेगा तो Q1 Q2 जाएगा इसके अपोन में, R स्क्वायर जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर k का अगर हम यूनिट बनाना चाहेंगे तो इस फॉर्मूले से हम बना सकते हैं Q1 Q2, तो F की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, R स्क्वायर की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर Q1 Q2 का हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो k का एसआई पद्धति में मान होगा 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। आप यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो समानुपाती नियतांक है, इस समानुपाती नियतांक का जो मान है वो निर्भर करता है माध्यम की प्रकृति पर। माध्यम की प्रकृति पर ये k का मान निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आवेशों के मध्य अगर माध्यम चेंज कर दिया जाएगा तो इस k का मान भी बदल जाएगा, और जब k का मान बदलेगा तो पक्का है कि इस F के मान में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर k का जो मान है वो निर्भर होता है माध्यम की प्रकृति पर। सेकंड निर्भर होता है मापन की पद्धति पर, कि आप उसका जो मान याद कर रहे हो वो कौन सी पद्धति में कर रहे हो। अगर जैसे यहाँ हम देखें यहाँ पर मात्रक है एसआई पद्धति में, अगर आप सीजीएस पद्धति में k का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो वह मान कुछ और होगा, और जब k का मान चेंज होगा तो f का मान भी चेंज हो जाएगा। तो एसआई पद्धति में f का मान अलग होगा और सीजीएस पद्धति में मान अलग होगा, वो देखेंगे हम इसे नेक्स्ट आगे। अब हमारे को यहां से एक बात और समझ में आती है कि बल जो है वो एक सदिश राशि है और उसकी दिशा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली इस रेखा के अनुदिश, यानी बल जो होगा उस लाइन के अकॉर्डिंग ही होगा। इस प्रकार से नहीं होगा कि बल की दिशा इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी, ऐसे नहीं होगी। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगी।
यानी दोनों आवेश अगर इन पॉइंटों पर है तो बल की डायरेक्शन इस मार्कर से होती हुई जाएगी। ऐसे नहीं कि आवेश यहां पर है और यहां पर है और बल की दिशा इस प्रकार से नहीं होगी। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अकॉर्डिंग ही होगी, या तो आकर्षण के रूप में इधर की ओर और प्रतिकर्षण के रूप में दूर होगी, लेकिन होगी इस लाइन के अकॉर्डिंग ही। तो इस फॉर्मूले को हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो ये फॉर्मूला हमारे पास में आ जाएगा सदिश रूप में। तो फॉर्मूला बन जाएगा F वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और यहां लग जाएगा R कैप, जहां R कैप F वेक्टर की डायरेक्शन में एकांक सदिश है, क्योंकि R जो है वो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की सीधी न्यूनतम लंबाई है, जिसे हम एक तरह से विस्थापन यूज कर सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन होगी Q1 से Q2 की ओर या Q2 से Q1 की ओर, और F की डायरेक्शन भी इसी के अनुसार है, इसलिए हम यहाँ पर R कैप यूज कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये हो गया हमारे पास कूलॉम के नियम का कंप्लीट मैटर। एग्जाम में पूछा जाता है तो आप यहां तक इसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इससे रिलेटेड कुछ और बातों को भी जानेंगे, वो अगर आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं तो आपको बताना है, अन्यथा आप यहां तक कूलॉम के नियम को लिख सकते हैं। अगर सिर्फ कथन ही आता है कि कूलॉम के नियम का कथन लिखिए, तो कथन उसका लिखकर डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लिख दीजिए। कूलॉम के नियम से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं, तो हर नियम या परिभाषा जब भी आप एग्जाम में लिखें तो वहां पर उसकी परिभाषा या नियम के साथ उसका फॉर्मूला जरूर यूज करें, क्योंकि वहां पर फॉर्मूले से भी डेफिनेशन बन जाती है। फाइनल फॉर्मूला हो गया F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और सदिश रूप में अगर हम इसको लिखते हैं वो होगा F वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R कैप, जहां R कैप F वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है। थ्योरी वगैरह लिखा हुआ आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको यहां तक कर लीजिए नोट। फिर जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ और बातें कि K का मान CGS में क्या होगा और माध्यम जब चेंज होगा तो बल क्या होगा, नोट कर लीजिए यहां तक। तो अब हम यहां पर कूलॉम के नियम से रिलेटेड कुछ और बातों को जान लेते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर फर्स्ट है कि माध्यम में विद्युत बल का मान क्या होगा। क्योंकि K का जो मान है वो माध्यम पर निर्भर है, तो यहाँ पर वैद्युत बल का जो मान होगा वो माध्यम पर निर्भर होगा। यानी दोनों बिंदु आवेश जो हैं वो निर्वात की अपेक्षा यदि किसी माध्यम में रखे हुए हों तो उस समय विद्युत बल का मान क्या होगा। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला था निर्वात के लिए, वो फॉर्मूला है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब दोनों बिंदु आवेश निर्वात में है उस समय उनके मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला आपके सामने है। अगर उनके मध्य कुछ माध्यम रख दिया जाता है, चाहे वो माध्यम किसी भी प्रकार का हो, तो उस स्थिति में यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, और इस एप्सिलॉन को बोला जाता है माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता, या इसे बोला जाता है निरपेक्ष विद्युतशीलता, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। माध्यम की विद्युतशीलता को बोला जाता है निरपेक्ष विद्युतशीलता, और निर्वात में जब हम यूज करते हैं तो उसे बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता का मान ऑलरेडी फिक्स है, लेकिन जब माध्यम चेंज होगा तो अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन का मान अलग अलग प्राप्त होगा। तो यदि हमारे पास कोई माध्यम हो तो उस समय उनके मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला होगा ये, और यहां पर मैं लिख सकता हूं M, जहां M दर्शा रहा है वहां के माध्यम के बारे में। ये हो गया हमारे पास एक अन्य नोट, यानी इस नियम से संबंधित कुछ पॉइंट। सेकंड, हमने जाना था कि K का जो मान है वो मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है, कि अलग अलग मात्रकों की पद्धति में उसका मान अलग अलग होगा। तो ज्ञात करके देख लेते हैं कि SI पद्धति में जो उसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर था, तो CGS में अगर हम K का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो वो कितना होगा। ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है तो ही आपको ये बताना है, अन्यथा जो नोट पॉइंट डाल के हम लिख रहे हैं वो आपके एक्स्ट्रा समझने के लिए है। उनमें से अधिकतर टीचर जो है वो एक एक नंबर के प्रश्न पुट अप कर देते हैं, इसलिए जितना पूछा जाए उतना ही मैटर आपको कंप्लीट देना है। अब हमारे पास ज्ञात कर लेते हैं K का CGS पद्धति में मान। SI में हम जान चुके हैं उसका मान कितना है, तो चूंकि K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ये है इसका SI पद्धति में मान।
सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन है एसआई में, तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक हम जानते हैं डाइन होता है, और एक डाइन बराबर जो वैल्यू है वो आप यहां पर पुट कर लीजिए, क्योंकि यहां पर देखिए 1 न्यूटन 1 मीटर 1 कूलम, तो मान चेंज कीजिए 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, और यहां पर इसकी वैल्यू है 10 की पावर 5 डाइन। ये होता है 1 न्यूटन का सीजीएस में रूपांतरण। नेक्स्ट हमारे पास में है 1 मीटर, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, क्योंकि सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम यहां पर लिख देते हैं 10 की पावर 2 सेमी होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर होल स्क्वायर लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास में है कूलम। एसआई पद्धति में कूलम होता है आवेश का मात्रक, और सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो स्टेट कूलम होता है या ईएसयू होता है, और इनके बारे में एक पूरा वीडियो बना हुआ है आवेशों के मात्रक से रिलेटेड। तो हम यहां पर नोट कर लेते हैं 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है, और उसकी वैल्यू हम जानते हैं 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम या ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो हम यहां पर यूज कर लेते हैं 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसके स्क्वायर है तो आप भी यहां पर होल स्क्वायर कर लीजिए। जितने भी डिजिट हैं उनको कर दीजिए आप बाहर, हल कर लीजिए, फाइनल फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ये हो गया हमारे पास में के का सीजीएस मान। एसआई पद्धति में के का मान है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और सीजीएस पद्धति में के का जो मान है वो है डाइन सेमी स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम स्क्वायर या ईएसयू स्क्वायर। जहां के जो था वो एक समानुपाती नियतांक था, जिसका मान 1/4 के द्वारा ज्ञात किया गया था। के का जो मान है वो माध्यम की प्रकृति और मापन की पद्धति पर निर्भर करता था। अलग अलग पद्धतियों में इसका मान अलग अलग था, जो हमने यहाँ पर ज्ञात भी किया है, तो नोट कर लीजिए आप इसको यहाँ तक। फिर हम यहाँ पर कूलम के नियम से एक पॉइंट का और डिस्कस करेंगे, वो ये होगा ये कि 1 कूलम रियल में होता कितना है, यानी 1 कूलम किसे कहते हैं। तो नोट कर लीजिए आप इसको फिलहाल यहां तक। थर्ड डिस्कस हमारे पास में है 1 कूलम की परिभाषा। यहां पर हम जानते हैं कि चूंकि F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि हमें Q1 Q2 का मान चाहिए 1, तो हमारे पास में Q1 बराबर Q2 कितना होना चाहिए 1 कूलम, तथा R जो है वो भी हमारे पास में कितना है 1 मीटर। यहां पर हमारे पास ये सारी वैल्यू 1 1 हो चुकी है। तब हमारे पास ये जो कांस्टेंट था वो रियल में अब किसके बराबर होगा, F के बराबर, या F जो था वो अब किसके बराबर हो गया, K के बराबर। तब हमारे पास F जो है वो किसके बराबर है, K के, और K का मान हम जानते हैं कितना है 9 × 10⁹, और मात्रक जो अब F का बचेगा वो होगा न्यूटन। तो हमारे पास इसकी जो परिभाषा होगी वो हम ये दे सकते हैं कि यदि कोई 2 बिंदु आवेश समान परिमाण के निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और उनके मध्य इतना बल लगता है, तो उस स्थिति में उन आवेशों का जो मान होगा वो 1 कूलम के बराबर होगा। यानी क्या होगी इसकी परिभाषा, तो परिभाषा अब आपके सामने है कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समान परिमाण के आवेशों के मध्य यदि 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन विद्युत बल कार्यरत होता है, तो उस समय इन आवेशों का जो परिमाण होगा या आवेशों की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, 1 कूलम के बराबर होगी। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारे पास में कूलम के नियम का कथन और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। हमने यहाँ पर यह भी देखा कि बल का जो मान होता है वो माध्यम पर भी निर्भर होता है। तो अब हम यहाँ पर एक प्रश्न और पुटअप कर सकते हैं कि निर्वात में जो वैद्युत बल लगता है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास में है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर। यदि माध्यम की हम बात करते हैं तो माध्यम में वही वैद्युत बल का फॉर्मूला जाता है 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर निर्वात और माध्यम में जो वैद्युत बल लग रहे हैं, जब ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक भाग में एक विद्युत बल का मान ज्यादा होगा और किसी दूसरे का कम होगा। तो क्या निर्वात में वैद्युत बल का मान माध्यम में जो वैद्युत बल है उससे ज्यादा होगा या कम होगा?
तो ये सब जानेंगे हम इससे आगे आने वाले भाग में, यानी नेक्स्ट भाग में हम जानेंगे कि वैद्युत बल का मान निर्वात में ज्यादा होगा या माध्यम में ज्यादा होगा। और इस पॉइंट को समझने के लिए हम पॉइंट लेंगे परावैद्युतांक यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता का, और उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम इससे नेक्स्ट भाग में। तो एक कूलाम की परिभाषा आप यहां पर नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम इससे आगे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।